नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये जो है एनसीईआरटी के लिए अगली वीडियो है साइंस पर, और क्लास 6 की ये साइंस है। क्लास 6 में जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है। इसका दूसरा चैप्टर है साइंस का, कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा ज़रूर करें, और राइट साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, पॉइंट वाइज है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की ज़रूरत होती है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पौधों और जंतुओं से मिलता है। वो हम लोगों की बॉडी के लिए, हम लोगों को ग्रोथ करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वो जो है जितना भी भोजन बनाया जाता है वो सब रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, कच्ची सामग्री से बनाया जाता है जो हमें या तो पौधों से मिलते हैं या तो जंतुओं से मिलते हैं। ठीक, पहला पॉइंट तो ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि भोजन की कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। भोजन की कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ घटक होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो भोजन की कच्ची सामग्री होती है उसमें ऐसे कुछ आवश्यक खाद्य, ऐसे कुछ तत्व यानी कि एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पोषक यानी कि न्यूट्रिटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व होते हैं, वो हम लोगों की बॉडी की ग्रोथ और उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक, फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण हैं। भोजन में रुक्षांश यानी कि फाइबर तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। देखिए, भोजन के जो मेन कंटेंट यानी कि मेन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया पहला, दूसरा प्रोटीन हो गया, तीसरा फैट यानी कि वसा हो गया, फिर विटामिन हो गया, फिर खनिज लवण हो गया यानी कि मिनरल्स हो गए, फिर उसके बाद में रुक्षांश हो गया यानी कि फाइबर्स हो गए, ऐसे पदार्थ जिन्हें फाइबर्स होते हैं वो हो गए, और पानी हो गया। ठीक, विटामिन हो गए। ये सब जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी शरीर को ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग और दही, घी मुख्यतः भोजन में शामिल हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, रसम चारू एक तरीके से दाल की तरह होती है। ठीक है, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार मुख्य हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? पंजाब का जो खाना है वो मोस्ट प्रॉब्ली सभी जानते हैं, मक्के की रोटी और सरसों का साग है, दही है, घी है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं, लस्सी है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में क्या चलता है? चावल चलता है। ठीक है, चावल वहाँ की मेन क्रॉप है, अरहर की दाल है, रसम को चारू भी बोला जाता है, कुंदरू है, मट्ठा है, घी है, अचार है, ये वहाँ का मेन फूड है। फिर अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है इसमें? सभी प्रकार की खाद्य सामग्री में सभी पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशियस वाली चीज़ें, न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, या उसमें नहीं भी हो सकती हैं, या एक ही कोई पर्टिकुलर चीज़ का कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें। तो वही कह रहा है, पोषक तत्व एक में, किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, ये कह रहा है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का परीक्षण अन्य पोषकों की अपेक्षा सरल है। ठीक, इन परीक्षणों को करने के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसको, NaOH के विलयनों की ज़रूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट
और प्रोटीन और वसा यानी कि फैट के टेस्टिंग के लिए बताया गया है कि ये किसी भी खाद्य पदार्थ में यानी कि एडिबल सब्सटेंस में अगर मौजूद है तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या इस पर्टिकुलर चीज़ में प्रेजेंट है कि नहीं। तो प्रेजेंट इसकी जानने के लिए हमें 2-3 इन्होंने केमिकल बता दिए हैं कि कौन कौन से केमिकल टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की प्रेजेंस को हम जान पाएंगे। तो इसमें इन्होंने बता दिया कि इन सब के टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला तो कॉपर सल्फेट चाहिए, ठीक है, यानी कि CuSO4 चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा कास्टिक सोडा चाहिए, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH चाहिए, ठीक, इनके सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, ठीक। तो इसकी बात कही गई है। फिर आयोडीन भी चाहिए, ठीक है, आयोडीन भी चाहिए, ठीक, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, तनु बोले तो डाइल्यूट, ठीक है, तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन मिला देते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए 100 ml पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट से बनता है, ठीक है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाकर घोलने से बनता है, ठीक है। जबकि 100 ml जल में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर हमें आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक आधी भरी परख नली यानी कि बीकर लेंगे और टेस्ट ट्यूब लेंगे, माफ़ करिएगा, टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन यानी कि थोड़ी कंसनट्रेटेड आयोडीन जो होती है उसको मिला देंगे तो हमें आयोडीन का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है तो क्या करेंगे, हम 100 ग्राम जो है 100 ml जो है पानी लेंगे और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला देंगे, घोल देंगे तो हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब हम 100 ml पानी लेंगे और उसमें 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व कर देंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने 3 सोल्यूशन बनाने की बात कही है, ठीक। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखिए आगे टेस्टिंग के बारे में बताया गया कि किसी में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसकी टेस्टिंग से क्या रिजल्ट आ जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक, बहुत सारे टाइप के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में मिलने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड है और स्टार्च होता है और शर्करा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा कंटेंट होता है जो हम लोगों की बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है, इसीलिए इसे फ्यूल ऑफ द बॉडी कहा जाता है, यानी कि वो शरीर का ईंधन कहते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को याद रखिएगा। तो एनर्जी हम लोगों को इसी से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट भी कह रहा है होते बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन इसमें 2 एग्जांपल आपको इसमें दे दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग के खाने में बेसिकली होते हैं वो स्टार्च होती है यानी कि मंड होती है, शर्करा यानी कि ग्लूकोज होता है, शर्करा बोले तो ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और मंड का क्या होता है ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक। फिर देखिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर किसी चीज़ में मंड यानी कि स्टार्च है कि नहीं, ये हम कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या रहा है, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री जैसे आलू आदि की थोड़ी सी मात्रा ले लें, ठीक है। इसमें 2-3 बूंद तनु आयोडीन डालें और खाद्य पदार्थ का रंग अगर नीला या काला हो जाता है तो उसमें मंड उपस्थित है। देखिए इसमें क्या रहा है कि अगर किसी चीज़ में हमें ये जानना कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लोगों ने जो सोल्यूशन बनाया था ना कि आयोडीन टिंचर मिला करके टेस्ट ट्यूब में उसमें कुछ हम लोगों ने लिक्विड सोल्यूशन बना लिया था, डाइल्यूट सोल्यूशन बना लिया था। तो उसकी कुछ बूंद लेकर के हम लोग अगर आलू में डालेंगे, थोड़ी सी 2-3 बूंदें उसकी डालेंगे, तो अगर जो आलू है वो टर्न कर जाएगा, उसका रंग जो है, कोई भी खाने वाला पदार्थ है अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो नीला या काला हो जाएगा। तो ये दिखा देगा आयोडीन के टेस्ट से कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगले पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटीन के प्रेजेंस की जानकारी करने के लिए क्या करेंगे। तो प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, इसमें प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए खाद्य पदार्थ का चूरा लेकर उसे साफ परख नली में डालकर उसमें 10 बूंद पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाएं और ड्रॉपर की सहायता से परख नली में कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालकर कुछ मिनट तक रखने पर उसकी परख नली का में रखे पदार्थ का रंग अगर बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है। तो क्या कह रहा है, अगर प्रोटीन का प्रेजेंट हमें जानना है तो जो भी सब्सटेंस लिया है खाने वाला, जब भी एडिबल सब्सटेंस लिया तो उसको चूरा कर लें और चूरा करने के बाद में क्या करें, उसको साफ परख नली में डाल दें,
ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब में डाल दें और फिर 10 बूंद जो है वो क्या डालें, 10 बूंद आप जो है उसमें कॉपर सल्फेट जो हम लोगों ने बनाया था सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट मिला करके 2 ग्राम कॉपर सल्फेट पहले जो ऊपर था, ठीक है, तो उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल दें डाइल्यूट सोल्यूशन। फिर उसके बाद में 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा की डाल करके हिलाएं कुछ देर तक और फिर उसके बाद में रख दें। अगर जो टेस्ट ट्यूब में भी जो भी सब्सटेंस है अगर वो टर्न कर जाता है, उसका रंग बदल करके बैगनी यानी कि वायलेट हो जाता है, ठीक है, पर्पल हो जाता है, तो क्या उसमें प्रेजेंस दिखा रहा है, प्रोटीन का प्रेजेंस दिखा रहा है, ठीक, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ खाने वाले पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ आवश्यक उपस्थित तत्व होते हैं, ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थ और उपस्थित आवश्यक तत्व। तो देखिए एक इसमें 4 कॉलम हैं, तो 4 कॉलम में एक तरफ जो है वो खाद्य पदार्थ का नाम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में अगर उसमें मंड यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है ये बताया गया, फिर तीसरे कॉलम में बताया गया प्रोटीन उसमें है कि नहीं ये बताया गया, और चौथे कॉलम में बताया गया है कि उसमें फैट है कि नहीं, वसा है कि नहीं है ये बताया गया। तो देखिए कह रहा कच्चे आलू में क्या स्टार्च होता है, हाँ होता है, प्रोटीन होती है, नहीं होती है, फैट होता है, नहीं होता, दूध में क्या होता है, दूध में जो है वो स्टार्च नहीं होता, दूध की शुगर क्या कहलाती है कमेंट करके बताइएगा, दूध की शुगर का नाम क्या होता है, ठीक है। फिर प्रोटीन होता है, हाँ होता है, फैट होता है, हाँ होता है, मूंगफली में पीनट में जो है वो स्टार्च होता है, मंड होता है, नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, तभी तो मूंगफली का तेल आता है, ठीक। फिर उसके बाद में देखिए बिना पके चावल का जो चूरा है उसमें क्या मंड यानी कि स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, नहीं होता है, फैट होता है, नहीं होता है, पके हुए चावल में स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता, फैट नहीं होता। उसी तरीके से सूखे नारियल में जो है वो आपका स्टार्च नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं होता, लेकिन आपका फैट होता है। फिर उसके बाद में बिना पकी तूर की दाल यानी कि अरहर की दाल में आपका स्टार्च नहीं होता, मंड नहीं होता, प्रोटीन होता है, फैट नहीं होता। फिर पकी हुई दाल में क्या होता है, पकी हुई दाल में जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता यानी कि मंड नहीं होता, स्टार्च नहीं होता, लेकिन प्रोटीन होता है और फैट भी होता है। फैट कहाँ से आता है, जो तेल यूज़ करते हैं उसमें। फिर उसके बाद में किसी सब्जी का एक टुकड़े में क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च नहीं होता, प्रोटीन होता है, नहीं होता, ठीक है, फैट होता है, नहीं होता, ठीक, याद रखिएगा। उबले हुए अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, वाइट पार्ट होता है, ठीक है, उसमें स्टार्च नहीं होता, ठीक है, प्रोटीन होता है और फैट भी नहीं होता, ठीक, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट, इसी तरीके से इसमें कुछ पॉइंट दिए, इसमें पूछा है कि किस में क्या प्रेजेंट होता है, इसको तो ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेकर उसे कागज में लपेटकर धीरे धीरे कूटने पर यदि कागज पर धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं तो ये धब्बे तेल या वसा के हैं, धब्बे हैं जो वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो अगर किसी चीज़ में अगर कोई फैट है तो बटर पेपर या नॉर्मल पेपर लेकर उसको रखिए और उसको धीरे धीरे कूटिए उस चीज़ को, वो कागज़ बस ना फटे। अगर उसमें फैट होगा तो वो फैट जो है उस कागज़ पर लग जाएगा, उस पर धब्बे दिखाई पड़ने लगेंगे। तो ये जो टेस्टिंग है वो फैट के आइडेंटिफिकेशन के लिए की जाने वाली टेस्टिंग है, इसमें बताया गया है, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट की समान मात्रा में वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, अतः दोनों को ही ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हम लोगों की बॉडी को एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट एक और काम करता है, वो प्रोटेक्ट भी करता है कुछ हम लोगों के ऑर्गन्स को, सॉफ्ट ऑर्गन्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा वसा यानी कि फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन डिज़ोल्व जो होती है यानी कि डिसइंटीग्रेशन जो होता है, टूटना और एनर्जी देना जो होता है, वो फैट का थोड़ा सा देर में होता है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा देगी लेकिन वो देर से देगी, ठीक, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसलिए इसमें बताया गया है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है वो दोनों ही जो है एनर्जी प्रोवाइडर सब्सटेंस हैं, ठीक, प्रोवाइड करने वाले फूड एडिबल सब्सटेंस हैं, ठीक, जिसमें ये चीज़ें होती हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज बताए गए हैं, किसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बाजरे में मिलेगा यानी कि मिलेट में मिलेगा, बार्ले में मिलेगा, चावल में मिलेगा, ठीक है, गेहूं में मिलेगा, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो मिलेगा, आलू में मिलेगा, गन्ना में मिलेगा, पपीता में मिलेगा, तरबूज में मिलेगा, आम में मिलेगा, मक्के में मिलेगा, ठीक है। सब किसके सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के। प्रोटीन के कुछ सोर्स बताए गए हैं, प्रोटीन किसमें मिलेगा, चने में मिलेगा, ठीक है, मूंग में मिलेगा, मटर में मिलेगा, तुअर में मिलेगा, अरहर की दाल में यानी कि
सोयाबीन में मिलेगा, दाल में मिलेगा, राजमा में मिलेगा, मीट में मिलेगा, मांस में मिलेगा, मछली में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, दूध में मिलेगा। ठीक है, यानी कि वेज नॉन वेज दोनों में मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपका क्या सब दिखाई पड़ रहा है? वेज दिखाई पड़ रहा है। ठीक, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, वसा के स्रोत के बात की गई, किसमें किसमें मिलेंगे? सरसों में मिलेगा, सरसों का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, तिल का तेल होता है, तेल इसके अलावा जो गिरी होती है यानी कि नारियल की गिरी होती है उसमें तेल, उसमें फैट होता है, दूध में होता है, घी में होता है, मक्खन में होता है, क्रीम में होता है, मछली में होता है, मीट में होता है, अंडे में होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये सब फैट के भी सोर्स है। फिर अगला पॉइंट है कि इसमें प्रोटीन की आवश्यकता अनुसार आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है, और प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। तो प्रोटीन क्यों रिक्वायर है? हम लोग की अच्छी ग्रोथ करने के लिए और हम लोग बीमार ना हो, हेल्दी रहे, उसके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है कि अगर प्रोटीन की कमी है तो बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण यानी कि मिनरल्स जो होते हैं ये भी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट है, वैसे ये विटामिन और खनिज लवण भी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट फूड स्टेप्स हैं, यानी कि आपके आवश्यक पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स वाले सब्सटेंस हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, उसी तरीके से विटामिन क्या काम करते हैं? अगले पॉइंट में कहा गया विटामिन जो है हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। ये आँख, मसूड़े, दांत, अस्थियों यानी कि हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। फिर क्या कह रहा है, ए, डी, ई, के, बी, सी आदि कुछ विटामिन हैं। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो देखिए जो ए, डी, ई के वाले विटामिन हैं ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, इनको विटामिन ग्रुप यानी कि बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें ए, डी, ई के जो होते हैं वो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि फैट में घुलने वाले, जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ विटामिन हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको भी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे शरीर को भी सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में यानी कि बहुत ही छोटी मात्रा में जरूरत होती, कम मात्रा में जरूरत होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और विटामिन ए से हमारी त्वचा और आंखें स्वस्थ रहती हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है। देखिए विटामिन ए से हमारी त्वचा, स्किन और आंखें जो है हेल्पफुल अच्छी रहती हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि आपकी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में थोड़ा दिखना कम हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एक फिल्म पुरानी देखी होगी जिसमें कादर खान है, उनको रात में दिखना कम हो जाता है उसमें। ठीक है, तो एक फिल्म थी वो। फिर उसी प्रकार से विटामिन सी का क्या काम होता है? विटामिन सी जो है हम लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी नाम की एक बीमारी हो जाती है, जो मसूड़ों की बीमारी है, गम्स की बीमारी है। ठीक, याद रखिएगा। फिर विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के डिपोजिशन में करने में मदद करता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर क्या अगला पॉइंट कह रहा है, इसमें विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। क्या बताए गए विटामिन ए के स्रोत, सोर्सेस क्या बताए गए? किसमें किसमें विटामिन ए हो सकता है? पपीते में, गाजर में, आम में, दूध में, मछली के तेल में विटामिन ए की उपस्थिति है। मछली कौन सी? कॉड लिवर ऑयल, COD, कॉड लिवर ऑयल वाली मछली। ठीक, समुद्र में मिलती है, इस फिश होती है, उससे इसका ऑयल निकाल करके फिर उसको कैप्सूल में भर करके मार्केट में बेचते हैं, तो वो उसको कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा। जितनी भी नेचर में पीली और नारंगी रंग की चीज़ें होंगी उसमें विटामिन ए की प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ठीक, याद रखिएगा ये खाने वाली चीज़ें। ठीक, फिर बी के कुछ सोर्सेज बताए गए हैं, जैसे बी के सोर्सेज, बी किस में होगा? चावल में होगा, गेहूँ में होगा, यकृत यानी कि लीवर में होगा जो नॉन वेज खाते हैं। फिर विटामिन सी किस में होगा? विटामिन सी आंवले में होगा, नींबू में होगा, संतरे में होगा, टमाटर में होगा, मिर्च में होगा, हरी धनिया में होता है। ठीक है, अमरूद में होगा। तो खट्टे फल जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। ठीक, याद रखिएगा। आंवले में काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होता है, रेड बेरी होती है उसमें होता है। ठीक, विटामिन डी किस में होता है? विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो सूरज की धूप होती है। ठीक है, सनबाथ ये एक ऐसा विटामिन है जो हम लोगों की बॉडी खुद बनाती है सूरज की धूप लेकर के। इसके अलावा अगर खाने वाली सामान की बात करें तो दूध में, मक्खन में, अंडे में, मछली में, ठीक है, और लीवर में, यकृत में भी विटामिन डी का डिपोजिशन होता है। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें
हमारा शरीर भी सूरज की धूप में विटामिन डी का निर्माण करता है। जब सूर्य का प्रकाश व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं करता तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो मैंने जैसे बताया कि विटामिन डी जो है हम लोग की बॉडी फॉर्मेशन करती है, जो हेल्पफुल है हड्डियों को जो है बोन्स को मजबूत बनाए रखने के लिए। अगर विटामिन डी को या सूरज का धूप जो व्यक्ति पर्टिकुलर ठीक से नहीं लेता उसको विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाती है, तो डिफिशेंसी डिजीज़ हो जाएगी ये, ठीक। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों में रोग में आँख से दिखना कम हो जाता है। यह रोग रतौंधी है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस है। इसके लक्षण हैं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे या रात में ना कम दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना बंद हो जाना। तो विटामिन ए की कमी जब हो जाती है तो आँख से दिखना कम हो जाता है, रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। एक इसी तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि व्यक्ति डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता रेड कलर में और ग्रीन कलर में, ठीक है, वो एक जेनेटिक बीमारी है। जबकि नाइट रतौंधी जो है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो जेनेटिक बीमारी नहीं है, डिफिशिएंसी डिजीज है विटामिन ए की कमी से। जबकि जो ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। उसकी बीमारी का नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए इसमें क्या कह रहा है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो मांसपेशियां होती, मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, और काम करने कम ऊर्जा बॉडी में जो एनर्जी का होती है वो भी कम होने लगती है, मांसपेशियां भी उसकी वीक हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग है। तो इसमें मसूड़ों से खून आता है, घाव भी आसानी से नहीं भर पाते या बहुत उसमें समय लगता है, तो इस स्कर्वी नाम का रोग है। फिर उसके बाद में क्या है, विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, यानी कि बोन्स जो हैं सॉफ्ट होती हैं और वो बेंड होने लगती हैं, इसको विटामिन डी रिकेट्स कहते हैं, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। जनरली मोस्ट प्रॉब्ली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है ये। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ताकि शरीर का उचित विकास हो सके और शरीर स्वस्थ रह सके, ठीक है, याद रखिएगा, शरीर स्वस्थ रह सके। तो मिनरल्स है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये भी रिक्वायर है, ये सब खनिज कहलाते हैं। कुछ खनिज लवणों के नाम और उनके स्रोत दिया है। आयोडीन जैसे है, कहाँ से मिलता है, आयोडीन जो मिलता है वो पालक से, मछली में मिलता है, अदरक में मिलता है, समुद्री भोजन यानी कि सी फूड में मिलता है। इसके अलावा नमक में भी आयोडीन मिलाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फास्फोरस कहाँ से मिलता है, फास्फोरस केले में होता है, चावल में होता है, दूध में होता है, हरी मिर्च में होता है, अनाज में होता है। लोहा यानी कि आयरन कहाँ से मिलता है, आयरन मिलता है पालक से मिलता है, सेब से, नाशपाती से। यकृत यानी कि लीवर से। कैल्शियम कहाँ से मिलता है, दूध से, अंडे से, ठीक है, सोयाबीन से, यहाँ से सबसे कैल्शियम मिलता है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य पोषकों की अपेक्षा अधिक होती है, तो हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर कोई खाने का सामान होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, उसमें एक न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। एग्जाम्पल क्या दे दिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट है चावल में वो ज़्यादा होता है किसी दूसरे सब्सटेंस की तुलना में, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं चावल जो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, हमारे शरीर को आहारी रेशों यानी कि रुक्षांश यानी कि फाइबर की जरूरत होती है। जल की भी जरूरत होती है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जैसे कि साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, फल, सब्जियां आदि, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि रुक्षांश क्या होते हैं, फाइबर क्या होते हैं, जिसमें रेशे होते हैं जिस खाने वाले सब्सटेंस में, उसको रुक्षांश कहा जाता है, रुक्षांश खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो फाइबरस फूड हो गए, जैसे आम में रेशे होंगे, आपने देखा होगा आम में रेशे होते हैं, या मिलेट खाइए, मोटा अनाज खाइए, उसमें रेशे होते हैं। तो ये जनरली रुक्षांश कहाँ से हम लोग को मिलते हैं, ये जनरली प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, ये एनिमल प्रोडक्ट से बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, ज़्यादातर आपको प्लांट प्रोडक्ट से मिलेंगे। जैसे साबुत खाद्यान्न में
की बात कर रहा है, जैसे कंप्लीट यानी कि बिना पिसा हुआ, अरे जैसे दलिया वगैरह है, ठीक है, दाल है, मूंग, आलू है, फल है, सब्जियां, इसमें सब फाइबर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं देते हैं, यानी कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो होती है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है फाइबर की, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बिना पचा हुआ भोजन है यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये भोजन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे आराम से वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल आता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए फाइबरस फूड बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हेल्दी रहने के लिए, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें, जल खाने में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल हमारे बेकार पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो जो जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, वाटर क्या करता है कि उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी सहायता करता है हमारे शरीर की, ठीक है। और जितने भी बेकार पदार्थ हम लोगों की बॉडी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनाती है, उसको जैसे पसीने से और यूरिन से उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, और पसीने और मूत्र के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, शरीर को जितने जल की जरूरत होती है वो सामान्यतः उन चीज़ों से मिलता है जो द्रव रूप में हम लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय, भोजन में उपस्थित जल, ठीक है। तो जितना भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, ठीक है, वो सामान्यतः उन चीज़ों से मिलता है जो हम लोग खाते पीते रहते हैं, जैसे नॉर्मली पानी पीते हैं, दूध यूज़ करते हैं, चाय और खाना जो होता है उससे हम लोगों की बॉडी के लिए रिक्वायर जो है वो पानी मिलता रहता है। फिर क्या कह रहा है अगला, कुछ लवणों जैसे कैल्शियम, कुछ साल्ट्स हैं या मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम हो गया, की कमी से कमज़ोर अस्थियां और दांत का क्षय होने लगता है, यानी कि टीथ डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, बोन्स डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, ग्वाइटर नाम का रोग हो जाता है। तो घेंगे में क्या होता है, गले की जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, गर्दन की ग्रंथि जो है फूल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, यानी कि मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। लोहे की कमी से क्या होता है, आयरन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो उससे अरक्तता यानी कि एनीमिया हो जाती है और बॉडी को कमजोरी होने लगती है, ठीक है। तो ये आवश्यक मिनरल्स अगर इनकी कमी रहती है तो इससे इस तरीके की चीजें दिक्कतें होने लगती हैं शरीर में। फिर अगला पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, शरीर की वृद्धि और उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए आहार में जिन पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की आवश्यकता होती है उसे होती है वृक्षांश सहित और जल सहित ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो जो एक तरीके से कंप्लीट आहार माना जाता है, यानी कि कंप्लीट फूड माना जाता है या बैलेंस फूड माना जाता है, वो क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है कि बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन आहार में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी संतुलित मात्रा और उसमें फाइबर भी और वाटर भी प्रेजेंट हो, ऐसे फूड स्टफ को क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट या बैलेंस फूड स्टफ्स कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें कह रहा है प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के आहार की जरूरत होती है और हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर की कार्यकी पर निर्भर करता है। तो कह रहा है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग प्रकार के फूड स्टफ्स की या बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है और वो डिपेंड करता है किस तरीके का व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे ओल्ड एज के साथ में प्रोटीन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि मसल्स वगैरह वीक होने लगती हैं, तो इस तरीके से अलग अलग एज के ग्रुप के साथ में अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग और चना, किण्वित या फर्मेंटेड भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना हुआ, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां आदि कई पोषक तत्वों से युक्त अल्प व्यय वाला संतुलित आहार है। देखिए बैलेंस डाइट लेकिन कम पैसे के साथ में, तो कह रहा है कि दालें हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, अंकुरित बीज हो गए, जर्मिनेटिंग सीड्स हो गए जैसे मूंग और चना जो स्प्राउट्स के रूप में खाते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड हो गया, साउथ इंडिया में का जो मेन फूड है जैसे आपका इडली, ठीक है,
इडली फर्मेंटेड फूड है, जो किड़वित है। फिर इसके अलावा आटे का मिश्रण से मिस्सी रोटी बनाई जाती है, शादियों में आप लोगों ने खाई होगी। थेपला, थेपला क्या होता है? अनाज और दालों से बना हुआ एक गुजराती फूड है, ठीक है, थेपला, ठीक। ये इसके अलावा केला, पालक, सत्तू, गुड़, ये उपलब्ध सब्जियां, जो मौसमी सब्जियां होती हैं, ये सब पोषक तत्वों से युक्त खाना है, यानी कि न्यूट्रिटिव वैल्यूज, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, न्यूट्रिटिव एलिमेंट से भरा हुआ खाना है और संतुलित आहार और कम पैसे में प्राप्त होने वाला खाना है, ठीक, याद रखिएगा, ये इसमें बताया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट? भोजन को उचित तरह से न पकाने पर और अधिक पका देने पर उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। देखिए नष्ट लिखा है, नष्ट यहाँ पे होगा, नष्ट हो जाते हैं। और छिलका उतार कर, क्र लिखा है इसमें पहले भी इस तरीके की चीज़ें, इसको थोड़ा सुधार के पढ़िएगा। उतार कर सब्जी और फलों को धोने पर उनसे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी त्वचा में कई प्रकार के विटामिन और खनिज होते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि भोजन को उचित तरह से ना पकाने पर, ठीक है, और अधिक पका देने पर उसमें जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। छिलका उतार कर अगर सब्जी और फल को धोएंगे तो उनकी जो स्किन होती है, छिलका होता है, उसमें काफ़ी विटामिन होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। यही इसमें, और मिनरल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यही बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? चावल और दाल को बार बार धोने से, चावल और दाल को बार बार धोने से उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं और खनिज भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए चावल और दाल को अगर बार बार धोते हैं तो चावल को जैसे धोते हैं तो चावल को बार बार धोने से उसके ऊपरी वाले स्किन में विटामिन B1 होता है, थायमीन होता है, तो वो बार बार धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से दालों में भी होता है, प्रोटीन और विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर क्या रहा है? खाना पकाने से खाना स्वादिष्ट और खाना पचाने में आसान हो जाता है, लेकिन उसके कुछ पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। यदि खाना पकाने में अधिक पानी का प्रयोग करेंगे तो और उसे फेंक भी देंगे तो उसमें उपस्थित प्रोटीन और खनिज लवण भी समाप्त हो जाते हैं, और गर्मी के कारण से विटामिन सी भी समाप्त हो जाता है। अतः आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या रहा है कि खाना पकाने से, यानी कि आग में पकाने से वो स्वादिष्ट तो भी हो जाता है और पचाने में आसान भी हो जाता है, लेकिन उसमें अगर ओवर कुक कर देंगे तो पोषक तत्व नष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। खाना पकाने में अगर अधिक पानी का प्रयोग कर रहे हो, उसे हम फेंक भी देते हैं एक्स्ट्रा पानी, तो उसमें प्रोटीन और उसके खनिज लवण भी, यानी कि मिनरल्स भी निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अगर किसी खाने में चीज़ में विटामिन सी है, ठीक है, और वो गर्म किया जाता है तो विटामिन सी हाईली वोलाटाइल विटामिन है, बहुत तेज़ी से गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। अतः ये कहा गया, एडवाइस दी गई है कि जैसे अंग्रेज लोग खाना खाते हैं तो अपने खाने में भी थोड़ा सा कच्ची सब्जियों फलों को शामिल करना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा, या हाफ कुक्ड खाना खाना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। फिर क्या कह रहा है? अधिक वसायुक्त भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जिससे मोटापा बढ़ता है। तो अधिक वसायुक्त भोजन नहीं कि फैट ज़्यादा होता है कि भैया एनर्जी के लिए ज़्यादा फैट ले लो वाला खाना ले लो, तो ये अच्छा नहीं, ओबिसिटी को बढ़ाता है, ठीक, याद रखिएगा। ज़्यादा फैट जो ओबिसिटी 100 बीमारियों की अपने आप में वजह होती है। फिर अगला पॉइंट दोस्तों देखिए क्या कह रहा है? यदि आहार में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक रहे तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों और विकृतियों से ग्रस्त हो सकता है। ऐसे रोग को अभावजन्य रोग कहलाते हैं। देखिए अगर कोई कंप्लीट डाइट है या मतलब कंप्लीट नहीं है और डाइट है जो नॉर्मल आप आहार खा रहे हो, उसमें अगर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी यानी कि न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो व्यक्ति बहुत सारे रोगों का शिकार हो सकता है और बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ उसमें पैदा हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे रोगों को अभावजन्य रोग यानी कि डिफिशियंसी डिजीज़ बोला जाता है। किसी की कमी से होने वाला रोग क्या है? डिफिशियंसी डिजीज़ है, ठीक, याद रखिएगा। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, याद रखिएगा। बी की कमी से बेरी, ठीक, B1 की कमी से बेरी, उसी तरीके से। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए प्रोटीन की कमी से लंबाई का रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ जाना, त्वचा संबंधी रोग और पेचिश आदि हो जाता है। अगर प्रोटीन की कमी है बॉडी में तो क्या हो जाएगा? लंबाई ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, बालों में सूजन, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों का रंग यानी कि मेलानिन उड़ जाएगा, उसका सफ़ेद हो जाएंगे बाल, ठीक है। फिर उसके बाद में स्किन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, पेचिश यानी कि डिसेंट्री हो जाएगी, तो प्रोटीन की कमी से रोग है। फिर कह रहा है अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए, अगले पॉइंट में कह रहा है कि कब क्या होगा? लंबे समय तक भोजन में कमी रहे, ठीक है, लंबे समय तक अभाव रहे, तब क्या होगा? तो लंबाई पूरी तरह से रुकना बंद हो जाएगी, व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि वो चलने में भी समर्थ नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? विटामिन और खनिज लवणों की कमी से रोग
और विकृतियाँ हो जाती हैं। अभावजन्य रोगों से बचाव के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए विटामिन और अगर मिनरल्स की